प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 43 सदस्यीय नई टीम ने बुधवार को शपथ ले ली। उससे पहले पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में नई जिम्मेदारी निभाने के टिप्स दिए। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को कद के साथ कैबिनेट में बड़ा पद दिया गया। ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ। लेकिन दूसरा चेहरा डॉक्टर वीरेंद्र खटीक का रहा, जिन्हें अपनी सहजता और समर्पण का इनाम मिला। लेकिन इस मंत्रिमंडल में उन प्रदेश का खास ख्याल रखा गया जहां 2022 में चुनाव होना है। सिंधिया और खटीक के मंत्री बनने पर उनके समर्थकों ने खुशी जाहिर की और नई उम्मीदें जताई। मैं बहुत दिल की गहराइयों से और पूरे मध्य प्रदेश की तरफ से बधाई देना चाहूँगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को सौंपी है। और निश्चित रूप से सिंधिया जी उस जिम्मेदारी को न केवल बाखूबी निभाएंगे, बल्कि जो उनके काम का जज्बा है, जिस प्रकार से वो जमीन से जुड़कर काम करते हैं, और युवाओं में भी बहुत जोश में देख रहा हूं कि चारों तरफ जोश है, तो पार्टी को जो अपेक्षा और उम्मीद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से है, उस अपेक्षा और उम्मीद पर वो बहुत खरे उतरेंगे। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले 9 मंत्रियों ने त्यागपत्र भी दिया, जबकि थावरचंद गहलोत को कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति मिली। नए मंत्रिमंडल में ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, युवा और अनुभव को तरजीह दी गई, लेकिन कांग्रेस के नेता इसे अपने तरीके से देख रहे हैं। मैं श्री नरेंद्र मोदी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश के एक युवा नेता महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी। लेकिन दुर्भाग्य इस देश के दलितों का, थावरचंद गहलोत दलितों के सबसे बड़े नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री थे, उनको कैबिनेट से हटा के राजा महाराजाओं को जगह दी जा रही है। दुर्भाग्य इस भारत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नई टीम के जरिए हर वर्ग साथ कर सबका साथ सबका विकास का एक बार फिर मैसेज देकर 2023-24 तक की पटकथा लिख दी। लेकिन बड़ा सवाल, अब क्या संगठन में भी बदलाव दिखेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नई टीम, बड़ी चुनौती, यही है आज का एजेंडा। इसी पर हम बात करेंगे। मैं हूं मनोज सैनी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कुछ खास बिंदु। मोदी कैबिनेट विस्तार के क्या मायने? मोदी के सुपर 43 से मिशन 2022 और 2024 की राह होगी आसान? सिंधिया के केंद्रीय मंत्री बनने से क्या कांग्रेस के हाथ से छूटा बड़ा मुद्दा? विपक्ष का विस्तार को महाराजाओं का करार देना कितना जायज? तो आज केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, तो ये पहला मौका है 2 साल में जब विस्तार देखने को मिला। पहले 53 मंत्री बने। उम्मीदें ये की जा रही थी कि शायद कुछ कम मंत्री बनाए जाएंगे, जगह और खाली रखी जाएगी, लेकिन कुल मिलाकर अब देखें तो ये संख्या 81 हो गई, 81। पर आज जब मंत्रिमंडल की शपथ हुई तो उसमें तमाम ऐसी चीजें देखने को मिली जिसको लेकर विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जाते रहे। यानी दलित वर्ग को साधने का प्रयास किया, ओबीसी को साधने का प्रयास किया, महिलाओं को शपथ दिलाकर ये बताने का प्रयास किया कि महिलाओं के लिए भी ये सरकार है। साथ ही ये भी बताने का प्रयास किया गया कि हमारी नज़र अब उत्तर प्रदेश और बाकी अन्य स्थानों पर जो चुनाव होना है उस पर भी है, लेकिन अब आप सवाल नहीं उठाएंगे बल्कि हम काम कर कर दिखाएंगे। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि नई टीम, बड़ी चुनौती, यही हमारा एजेंडा। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। रंजन श्रीवास्तव जी है, वरिष्ठ पत्रकार। रंजन जी, आपका बहुत स्वागत है। प्रकाश हिंदुस्तानी जी है, वरिष्ठ पत्रकार। साथ ही रायपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे अजय चंद्राकर जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चंद्राकर जी, आपके पास ही आऊंगा मैं। रायपुर ही आपसे ही बात कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। आज जो मंत्रिमंडल की शपथ हुई है और उसमें 43 मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, आप कैसा देख रहे हैं इसको? मनोज जी, बदली हुई परिस्थिति में और हमारे देश के सामने जिस तरह से चुनौतियां हैं,
उन चुनौतियों को देखते हुए प्रधानमंत्री जी अनुभव का, युवाओं का, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट जो कंट्री को है, इन सब को देखते हुए एक बहुत ही अच्छा मंत्रिमंडल बनाने का प्रयास किए हैं, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी, महिला सभी वर्गों को इसमें स्थान देने का प्रयास हुआ है। और जैसे वीरेंद्र जी की बात है, पहले वो मंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश की चर्चा करें तो वो बुंदेलखंड का जो एरिया है, अब बुंदेलखंड का जो कैचमेंट एरिया है, इसको भी काफी करीब से ध्यान दिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भविष्य में जो चुनाव होने वाली है तो वो कैचमेंट एरिया में भी एक बढ़िया इंपैक्ट पड़े। लेकिन कुछ प्रदेश हैं जी, स्वाभाविक है, हम छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ से अपेक्षा थी, इसी तरह से हरियाणा वाले भी कर सकते हैं, या पंजाब से भी, इवन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी। लेकिन ये जो अभी मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है, 15 कैबिनेट मंत्री, जिसमें अच्छे काम करने वालों को निश्चित रूप से उनका प्रमोशन हुआ है, और जिस तरह से कई अनुभवी मंत्री थे उनको मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना पड़ा है, हो सकता है इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के दूरदृष्टिकोण हो और वो विभिन्न राज्यों में संगठन के रूप में उनको कोई जिम्मेदारी सौंपे। लेकिन कैलाश विजयवर्गीस जी का अपन उम्मीद कर रहे थे हम लोग की हो सकता है वो मंत्रिमंडल में शामिल हो। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के चुनाव में उनकी भूमिका रही, अब बहुत वो सफल भी रहे, तो कैलाश विजयवर्गीस जी को भी मध्य प्रदेश की राजनीति में भविष्य में काफी सक्रिय नजर आना चाहिए, ऐसा मान करके चलते। जी जी, चलिए, मैं प्रकाश हिंदुस्तानी सर भी मेरे साथ है। सर, क्या कहेंगे आप? कैलाश जी से बात खत्म हुई है, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक समग्र प्रतिक्रिया आपसे। दिन भर से इस पर चर्चा भी हुई है, पर क्या ये माना जाए कि हर वर्ग को साधने का प्रयास हुआ है या कुछ छूट गया है इसमें? मनोज जी, सभी वर्ग के लोगों को साधने का प्रयास हुआ है, और खास करके उस वर्ग को जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां खास ध्यान दिया गया है। ये इतना ऐसा बृहद मंत्रिमंडल है जिसमें सभी वर्ग के लोगों को, सभी क्षेत्र के लोगों को, पूर्वोत्तर से लेके पश्चिम बंगाल तक सभी लोगों को पर्याप्त बहुमत मिला है, प्रतिनिधित्व मिला है। हर क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल है, महिलाओं की संख्या भी सम्मानजनक है। और एक बात कहेंगे कि प्रोफेशनल्स लोगों को बहुत तवज्जो मिला है, युवाओं का मंत्रिमंडल है। अब ये निर्णय करना है सरकार को कि क्या क्या काम कर पाते हैं, क्या वो डिलीवर कर पाते हैं ये सारे लोग, या डिलीवर नहीं कर पाते। मामला डिलीवर करने का है। जो मंत्री डिलीवर नहीं कर पाए थे, स्वास्थ्य विभाग के दोनों स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य राज्य मंत्री, वो चले गए, शिक्षा मंत्री चले गए, और श्रम मंत्रालय के लोग चले गए। जो लोग अच्छा डिलीवर नहीं कर पाए उनकी छुट्टी कर दी गई, और बड़ी निर्ममता से काट छाट की गई है। तो ये बड़ा उल्लेखनीय है, और मुझे लगता है कि इसके अच्छे परिणाम आएंगे। युवा लोगों की टीम है, पढ़े लिखे लोगों की टीम है, कर्मठ लोगों की टीम है, जो डिलीवर कर चुके हैं ऐसे विश्वसनीय लोगों की टीम है, और साथ में नए लोगों को भी मौका मिला है। ये अच्छा समन्वय है, ऐसा मुझे लगता है। जी, रंजन जी, मध्य प्रदेश में 2 लोगों को स्थान मिला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो मिलना ही था, लेकिन जिस तरह चौथी पोजीशन, मतलब चौथे नंबर पर वो बैठे हुए थे, और जो स्थान उनको दिया गया कैबिनेट विस्तार के समय, ये भी बड़ा गजब होता है, और इससे बहुत सारी चीजें तय होती है कि आप किस कुर्सी पर बैठे हैं, आपका नंबर कौन सा आया। दूसरा, हम ये भी देख रहे हैं कि वीरेंद्र खटीक, यदि थावरचंद गहलोत जी को हटाया गया, वो दलित वर्ग से आते हैं, तो उनकी जगह एक दलित को स्थान दिया। बीच में कई नामों की चर्चा थी, पर 2 नामों को लेकर आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगा। और क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस तरह से एक अलग स्थान मिला है, इसके मायने दूरगामी कुछ अलग होंगे? तो दूरगामी मामले हैं मनोज जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पॉलिटिक्स में सिंबोलिज्म का बड़ा महत्व होता है। आप कहाँ बैठे हैं, अब स्थान कौन सा है, कैसे सम्मान मिलता है, कैसे पीएम मिलते आपसे हैं, छोटी छोटी बातों का बड़ा महत्व होता है। क्योंकि एक बीजेपी में धारणा बनाई जा रही थी कांग्रेस द्वारा, और बहुत हद तक सही भी था कि आप बाहर से आते तो हैं भाजपा में, लेकिन आपकी हालत वैसी नहीं होती है जो पहले रही है। मतलब आपका जो स्टेटस रहा है, आप लूज करते हैं, आप कहीं के रहते नहीं हैं। तो इस धारणा को खत्म करने की कोशिश की गई है, और यह उनके लिए संकेत है
कि जो दूसरे पार्टी से भाजपा में आना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर आप काबिल हैं, योग्य हैं और अगर आपने भाजपा की मदद की है तो भाजपा आपकी मदद करेगी जी। तो पिछले 15 महीने से ज्योतिरादित्य सिंधिया वेट कर रहे थे, मंत्रिमंडल में जाना लगभग तय था, लेकिन चूंकि कैबिनेट रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा था, वो अंदर नहीं आ पा रहा थी और कांग्रेस उसको लिए खिल्ली लगा था। आपने देखा होगा, लगातार खिल्ली उड़ा रही थी कि महाराज तो बैठे हुए हैं, मंत्रिमंडल में डील हुई थी, डील तो पूरा नहीं हुआ, तरह तरह की बातें। तो मैसेज है कि नहीं, अगर आप दूसरे पार्टी से हमारी पार्टी में आते हैं और आप में कद्दावर आप हैं, आप में आपका स्टेटस है, आप कुछ कर सकते हैं हमारे लिए, तो हम आपके लिए करेंगे। नंबर 1। दूसरा क्या है, अभी यूपी चुनाव आ रहा है, पूरा मंत्रिमंडल में देखिए यूपी की छाप है, मतलब 8 मंत्री यूपी से हैं जी। और ऐसा कहा जाता है कि यूपी गेटवे टू दिल्ली है। कोई भी पार्टी दिल्ली में जो कब्जा करना चाहती है, रहना चाहती है, आपको यूपी जीतना ही पड़ेगा। उसमें जो अपना दल की पटेल हैं उनको लिया गया। देखिए तो जहां सिंधिया को महत्व दिया गया है, वहां जनता दल यू के भी एक मंत्री लिए गए हैं, इनको अपना दल की नेता को लिया गया है। जी। हमारे साथ के जो लोग हैं, जो पार्टी है। जी जी कहिएगा, आप बात कीजिए। जी जी जी, हमारे साथ के जो लोग हैं, हम जो हमारे साथ चल रहे हैं, जो एनडीए के पार्ट हैं, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, वो हमारे साथ चलते रहेंगे। ये भी एक संकेत है। दूसरा, जो वीरेंद्र खट्टे की बात आपने कही मनोज जी, ये मैसेज जा रहा था कि कहा जा रहा था कांग्रेस द्वारा कि दलित को हटा करके आपने राजा महाराजा को जगह दी, तो उसको उस मैसेज को भी काटने की कोशिश की गई है। नहीं, देखिए, दलित हटा करके दलित को ला रहे हैं और जिस दलित को हटाया गया उनको हम राज्यपाल बना रहे हैं। और वीरेंद्र खट्टे की इमेज एक अच्छी इमेज रही है, निर्विवाद इमेज रही है, ईमानदार माने जाते हैं। तो और साथ में जो बुंदेलखंड इलाका है वह यूपी से सटा हुआ है, जहाँ पे भाजपा की नजर है। तो दलितों को निकालने की कोशिश यूपी में इनके थ्रू, वीरेंद्र खट्टे के थ्रू। जी जी। और जो प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने एक चीज कही है, वो मैं सहमत हूँ इससे। एक तो कैबिनेट प्रिंसिपल तो हुआ ही है, साथ ही मैसेज देने की कोशिश की गई कि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। पीएम की बड़ी किरकिरी हुई थी कोविड में, बहुत सी मौतें हुई, ऑक्सीजन नहीं था, तो ठीक है पीएम तो बाद ही बिजी थे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे थे, उनके जूनियर क्या कर रहे थे। तो मैसेज देने की कोशिश भी है कि अगर परफॉर्म करना पड़ेगा, अगर पद है, नहीं तो हटा दिया जाएगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और इसी बात को लेकर अजय चंद्राकर साहब के पास चलता हूं। अजय चंद्राकर जी, कुछ नाम ऐसे हैं जैसे रविशंकर प्रसाद, या फिर हम बात करें दूसरे प्रकाश जावड़ेकर, और स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, ऐसे तमाम करीब 9 से 10 चेहरे ऐसे हैं, अब तो 11 चेहरे ऐसे हो गए जिनको हटाया गया या जिनको इस्तीफा देना पड़ा। ये कैसे हो पाया? क्या ये वास्तव में एक मैसेज देने का प्रयास है सरकार की तरफ से? लेकिन रविशंकर प्रसाद क्या ऐसे हैं जो परफॉर्मेंस ठीक नहीं दे पाए? क्योंकि राम मंदिर की बात यदि हम करें तो पूरा केस उन्होंने लड़ा है, और उसके अलावा जब कभी पार्टी किसी ऐसे मुद्दे पर फंसी है तो मुझे लगता है सबसे पहले वही आए, उन्होंने पार्टी की तरफ से बात भी रखी। तो आने वाले उपचुनाव, आने वाले चुनाव के दृष्टिगत उनको संगठन में एक जिम्मेदारी मिलेगी, या ये माना जाए कि अब एक ये भी मैसेज है कि ठीक है आपने बहुत सेवा कर ली सत्ता में, अब थोड़ा कुछ और दूसरा मजा लीजिए? मनोज जी, जिन मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर होना पड़ा उसमें बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन मोदी जी को शायद ये लगता है कि रविशंकर जी के विकल्प के रूप में मीनाक्षी लेखी जी एक अच्छी विकल्प हो सकती हैं। क्योंकि वो भी जिस तरह से लोकसभा में सक्रिय रही हैं, पूर्व में प्रवक्ता रही हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की एक लर्नेड एडवोकेट हैं, तो शायद लगता है कि कानून विभाग उनको दिया जा सकता है। इसी तरह से प्रकाश जी की बात है तो प्रकाश जी संगठन देखिए, ये भी सच है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को या फिर चौबे जी को, दोनों स्वास्थ्य मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर होना पड़ा। कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से उनके परफॉर्मेंस से हो सकता है प्रधानमंत्री या अन्य सीनियर मंत्री जी लोग प्रसन्न न रहे हों, या संगठन। यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम महाराष्ट्र में जिस तरह से कह सकते हैं कि नारायण राणे जी को लाया गया, तो राणे जी को इसलिए हो सकता है कि प्रकाश जी को संगठन की दायित्व सौंपी जाए।
जी जी। इसी तरह से जैसे भूपेंद्र यादव जी को संगठन से लाया गया है, तो इसमें से जैसे सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से प्रताप सारंगी जी पिछले समय जब मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, लेकिन परफॉर्मेंस के दृष्टिकोण से अभी वो मंत्रिमंडल से बाहर हैं, लेकिन उनकी जो छवि है, व्यक्तिगत छवि है, या ऐसा व्यक्तित्व है जिसको पूरे देश में बीजेपी शायद सदुपयोग करना चाहे, घुमाना चाहे। तो ये अक्सर होता है मनोज जी, कई लोग बाहर होते हैं मंत्रिमंडल से, भविष्य में फिर मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है और उनके संगठन का, कि देखिए संगठन के दृष्टिकोण से देखें तो अजय भट्ट जी को ही ले लीजिए। जी, उत्तराखंड के चुनाव में वो प्रदेश अध्यक्ष होते थे और वो प्रदेश अध्यक्ष होते थे और चुनाव हार गए थे, लेकिन जिस ध्वनि के साथ उनका आज ऑनर हुआ है और मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, तो ये समय के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, या मोदी जी को ये लगता है कि कोरोना के कारण या अर्थव्यवस्था के कारण या मंदी के कारण या फिर महंगाई, बेरोजगारी, इन सबको देखते हुए शायद ये युवा लोग, ऐसे अनुभवी लोग ज्यादा अपनी यूटिलिटी दिखा सकते हैं, इसलिए शायद इनको शामिल किया गया। बिल्कुल प्रकाश जी, एक हम देख रहे हैं दिन भर से जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है तो विपक्ष की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने कई सारे ट्वीट किए हैं, यानी कांग्रेस की तरफ से ट्वीट उसको माना जाए। उसमें सीधे तौर पर यह भी कहा गया कि जब आपकी पूरी मशीन ही खराब है तो उसके पार्ट बदलने से क्या होगा, वो मशीन का जो करता धरता है वो तो वही, यानी मोदी जी पर हमला बोला गया। ऐसे दिन भर ट्वीट देखने को मिलते रहे, लेकिन क्या मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब जो चेहरे सामने आए ये विपक्ष करता रहेगा या एक मैसेज विपक्ष को देने का भी प्रयास किया है सरकार की तरफ से? सरकार ने सभी लोगों को संदेश दिया है। सरकार ने नए लोगों को मंत्री बनाकर साबित किया है कि अगर आप नए हैं और प्रतिभाशाली हैं तो भी आपके लिए हमारे पास जगह है। अगर आप मणिपुर के हैं, असम के हैं, तो भी आपके लिए जगह है। अगर आप सामान्य गृहिणी हैं या किसान हैं तो भी आपके लिए जगह है। और वहीं पर IFS रह चुके, IAS रह चुके लोगों को भी मौका दिया है, प्रोफेशनल्स लोगों को मौका दिया है कि आपके लिए भी जगह है। तो कुल मिलाकर सभी का समन्वय किया गया है और सभी को संदेश देने की कोशिश की गई कि ये देश सभी का है, सभी लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं। और जो सुरजेवाला जी की बात आपने कही, जैसे कई कांग्रेस के नेताओं ने रिट्वीट भी किया है कि इंजन खराब है, गाड़ी का क्या करेंगे, तो ये बात भी कोई, मुझे लगता है उन्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, बजाय सिंधिया को और कांग्रेस को ही दोषी कहने, बीजेपी को दोषी कहने के। कांग्रेस को अपना परफॉर्मेंस सुधारने की कोशिश करना चाहिए। ये ट्विटरबाजी से कोई वोट नहीं मिलते, ट्विटरबाजी करके कुछ भी नहीं होता, और ट्विटर कभी बैन कर देता है ट्रंप की तरह तो आदमी कहीं का नहीं रहता। मनोज जी, रंजन जी, बिहार से यदि हम देखते हैं तो सुशील मोदी की चर्चा बड़ी तेजी से थी कि शायद वो मंत्री बन जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार की मुलाकात भी हुई पर वो स्थान नहीं मिला बिहार को जो दिखाई दे रहा है। इसके क्या मायने निकाले? हाँ देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है और सरप्राइजिंग है। जैसा बहुत ही तेजी से नाम चला था और लगा सुशील मोदी बहुत समय तक वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं तो उनको एक स्थान दिया जाएगा, लेकिन बिहार की राजनीति बड़ी कॉम्प्लेक्स है। देखिए, पशुपति पारस को जगह दी गई, जो एलजेपी को, उन्होंने एलजेपी को तोड़ के भाजपा में एक तरह से उन्होंने मर्ज किया है, वहां पे जेडीयू को महत्व मिला है। तो एक तरह से दिखाने की कोशिश है कि देखिए, हम जो हमारे साथ के लोग हैं उनको हम निराश नहीं करेंगे, लेकिन साथ में जरूर है, आपने बिल्कुल सही कहा कि सुशील मोदी का नहीं आना और जो क्षेत्रीय उनके जो मित्र हैं उनको ज्यादा स्थान देना, ऐसा लगता है कि बिहार में मैसेज है कि ठीक है, हमारा जो अभी भी पॉलिटिक्स बिहार की है उनको आज जेडीयू को आगे लेके चलेंगे, हम एलजेपी को आगे लेके चलेंगे और हमारा बीजेपी का जो अभी भी हम उसको सेकेंडरी रखेंगे जो पहले रहा है अभी भी। और जो लोकसभा, चूंकि लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, बिहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यूपी और वेस्ट बंगाल। तो अभी भी लगता है कि इससे मैसेज यही दी जा रही है कि लोकसभा चुनाव में जेडीयू का ही इंपॉर्टेंस रहेगा जो पहले अभी रहा है। जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अजय चंद्राकर जी, महाराष्ट्र की हम चर्चा कर लेते हैं। महाराष्ट्र में आप देखिए, नारायण राणे के साथ हर वर्ग को वहां भी साधा गया, दूसरी तरफ महिलाओं को भी मौका वहां से मिला है। पर सवाल यह है कि महाराष्ट्र में इतनी नजर क्यों इनायत की गई सरकार की तरफ से, क्योंकि अभी तो साफ नजर आ रहा है कि वहां पर सरकार जो है
वो शिवसेना और कांग्रेस के साथ या एनसीपी के साथ मिलकर चल रही है। दूसरी बात ये भी है कि हम यदि उत्तर प्रदेश की तरफ जाते हैं तो वहां हर वर्ग को मौका दे दिया, यानी हर किसी को खुश करने का प्रयास किया। दो ऐसे राज्य नजर आ रहे हैं, महाराष्ट्र और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश। क्या बीएमसी का चुनाव इसमें दिखाई दे रहा है? बिल्कुल मनोज जी, आप सही कह रहे हैं। ये लोकल चुनाव का तो प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की बात करें तो वो काफी समय से वहां के बड़े बड़े नेता जिस तरह से बहुत ही आत्मीयता से, बहुत ही रेस्पेक्ट से अपने शिवसेना और बीजेपी के संबंधों को मीडिया के सामने या जनता के सामने रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर में इन लोगों की आपस में संवाद हो रही है, ऐसा लगता है। और जिस तरह से शरद पवार जी 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिए, और वो भी कृषि कानून के मसले के ऊपर, तो यहाँ पर शरद पवार के प्रति काफी नाराजगी भी दिखाई दे रही है। तो शायद बीजेपी और शिवसेना दोनों को ये लग सकता है कि भविष्य में फिर हमारा एकीकरण हो, और इस मंत्रिमंडल के माध्यम से शिवसेना को बहुत बड़ा संदेश मिला है कि बीजेपी अपने छोटे छोटे दल, जैसा सर हिंदुस्तानी जी कह रहे थे कि अनुप्रिया पटेल, अब ये बनारस से लगा हुआ लोकसभा क्षेत्र है मिर्जापुर जी, और वहां का एटमॉस्फेयर ही बदल जाएगा। छोटे छोटे दलों को महत्व दिया गया है। या जिस तरह से पश्चिम बंगाल की बात कर लें, जॉन बार्ले को लाया गया है, वो मतलब एक एसटी एरिया का है जी। साथ ही साथ इसी तरह से हम कहें प्रमाणिक जी को लाया गया। तो यहाँ पर ये संदेश जो गया है कि हम अपने सहयोगियों को, भले वो छोटे छोटे दल हों, सबको महत्व दे रहे हैं। तो एक नया संबंध बन सकता है भविष्य में महाराष्ट्र की राजनीति में। अभी को इसकी तो गुंजाइश जी रहेगी। देश की बात है। उत्तर प्रदेश में मनोज जी निश्चित रूप से बीजेपी अपना कह सकते हैं संपूर्ण कंसंट्रेशन वहां लगाई है। और जो लोग छूट गए हैं, जैसे निषाद समाज का इसमें नहीं दिख रहा है। अगर निषाद समाज हो सकता है योगी जी के मंत्रिमंडल में, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में, चूंकि अनुप्रिया पटेल को इसमें लिया गया है, तो निषाद समाज का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में मिले। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं प्रकाश सर। क्या आने वाले दिनों में, अब चूंकि जगह खाली हुई है, कई ऐसे जगह हैं जिनको भरना भी होगा, तो क्या संगठन में भी अब बदलाव देखने को मिलेगा? कुछ लोगों को महामंत्री या अन्य जगह कहीं किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हम मंत्रिमंडल में ये भी देख रहे हैं, करीब 7 ऐसे लोग हैं जिनके सामने डॉक्टर लिखा हुआ। कुछ तो बड़े स्पेशलिस्ट वास्तव में डॉक्टर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्टरेट की है, शायद इसलिए डॉक्टर लिखा हुआ। यानी पढ़े लिखे लोगों को खास तरह से इसमें स्थान मिला है। जी हाँ मनोज जी, पढ़े लिखे लोगों को खास तौर पर स्थान मिला है। जो लोग सब प्रोफेशनल से खासकर डॉक्टर हैं, वकील, सबसे ज्यादा वकील शामिल हुए हैं आज जी गणना की जाए तो वकील, डॉक्टर और इंजीनियर, इन प्रोफेशन के लोगों को मौका मिला है। एक और खास बात है कि सरकार ने ये मंत्रिमंडल के पुनर्गठन में जिन राज्यों की तरफ खास ध्यान दिया गया है, पहले ये लगता था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन मेरा ये विश्लेषण है कि इस पुनर्गठन में उत्तर प्रदेश पर ध्यान दिया गया है, बंगाल पर ध्यान दिया गया, महाराष्ट्र पर खास ध्यान दिया गया, बिहार पर भी पर्याप्त नजरें इनायत की गई है। और खास बात है कि आरएमपी सिंह को जो मौका मिला है जदयू से, सुशील मोदी जी को नहीं बनाया गया, तो नीतीश कुमार ने आरएमपी सिंह को कह दिया था कि आप तय कर लीजिए कौन मंत्री बनेगा, और आरएमपी सिंह खुद मंत्री बन गए। और उन्होंने बदला लेने के लिए, चिराग पासवान से बदला लेने के लिए जो सिफारिश की लोजपा के पारस जी की, तो पारस जी मंत्री बन गए। तो पूरा गणित वहां नीतीश कुमार के साथ चला है बिहार में। और बंगाल में यह संदेश दिया गया कि जो 2 मंत्री विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में अच्छा काम नहीं कर पाए, बाबुल सुप्रियो जी, जो लोकसभा के सदस्य रहते विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, उनको रास्ता बता दिया। देवश्री को रास्ता दिखा दिया गया, मंत्री, आप मंत्री हैं और अगर आप अपने इलाके में विधानसभा चुनाव नहीं जितवा सकते तो संदेश दिया कि आपकी जरूरत नहीं है। फिर दूसरी तरफ उन लोगों को मौका दिया जो नए हैं और जिनमें उत्साह है, पार्टी में नए आए हैं, बीजेपी के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भले ही उत्तर प्रदेश पे ध्यान दिया है, लेकिन इन बड़े राज्यों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, बिहार,
महाराष्ट्र और बंगाल पर भी ध्यान दिया गया है, क्योंकि ये 4 राज्य वो है जहां से बहुत सारे लोग सांसद के तौर पर दिल्ली जाते हैं। जी जी रंजन जी, ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है, लेकिन नई टीम है, अब बड़ी चुनौती क्या देख रहे हैं? आपसे एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगा, और किस तरह की चुनौतियां नजर आ रही? सबसे बड़ी चुनौती देखिए, 2 साल मनोज जी सरकार को हो गए हैं और ये 2 साल, अगले 2 साल बड़े क्रूशियल हैं सरकार के लिए। कोरोना का संकट, सरकार की बदनामी, दूसरी बार सरकार में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, बहुत मेजर एंटी फैक्टर है, बेरोजगारी, महंगाई। तो मोदी जी का ऐसा लगता है प्रयास है कि अब जो टीम है वो परफॉर्म करे, जो भी विफलताएं हैं वो पीछे छूटे और हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हो, सफलता हो, अचीवमेंट हो, जिसको लेकर हम अगले चुनाव में जाए, वो चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे लोकसभा हो, सबको मिला करके। तो मुझे तो परफॉर्मेंस ही ऐसा क्राइटेरिया है। क्षत्रिय शब्द अपनी जगह पे है, जाति अपनी जगह पे है, परफॉर्मेंस बहुत बड़ा फैक्टर है। और साथ में मैसेज, जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको रास्ता दिखा दिया जाएगा, ये समझना मैसेज। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन आज केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया लंबे अरसे के बाद। इंतजार था कि आखिर किसको जगह मिलेगी, किसका पत्ता कटेगा, किसको मौका मिलेगा। तो नजर वही आया कि मोदी की मंत्रिमंडल में कुछ नए ऐसे चेहरे दिखे शायद जिनकी उम्मीद हम नहीं किए होंगे, और कुछ ऐसे लोगों को जगह नहीं मिली जिनकी उम्मीदें लगाकर नेता बैठे होंगे। और यही मोदी सरकार है, यही मोदी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि नई टीम तो बन गई, अब चुनौतियों का सामना कैसे करेंगी? क्योंकि उम्मीदें आपसे बहुत होगी, सरकार से उम्मीदें होंगी, और आने वाले दिनों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या 2023 और 24 तक पूरी पटकथा लिख दी गई है या कुछ और भी देखने को मिलेगा? क्योंकि 2 जगह अभी भी खाली है। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24।